सोचो एक मिनट के लिए, एक इंडियन बाबा जिसके गैरेज में एक या दो नहीं बल्कि 90 रोल्स रॉयस कार खड़ी हैं। एक ऐसा आदमी जिसने अमेरिका के रेगिस्तान में अपने खुद का शहर बना लिया, जहां पुलिस नहीं थी लेकिन गार्ड्स के हाथ में मशीन गन्स थी। अमेरिका के इतिहास का सबसे बड़ा बायो टेरर अटैक, और एक ऐसी मिस्ट्री जिसे FBI भी आज तक पूरी तरह समझ नहीं पाई। आज हम बात करेंगे ओशो रजनीश की। वो भगवान थे या कोई कॉन मैन? चलिए जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, कहानी शुरू होती है इंडिया के एक छोटे से शहर से, चंदन मोहन जैन, जिन्हें हम बाद में ओशो के नाम से जानते हैं। वो कोई नॉर्मल साधु नहीं थे जो हिमालय में जाकर तपस्या करे। वह फिलॉसफी के प्रोफेसर थे। उनका दिमाग रेजर शार्प था। उन्हें शुरू से ही कंट्रोवर्सी पसंद थी। जब बाकी लोग धर्म और परंपरा की बातें करते थे, ओशो ने संभोग से समाधि की बात की। लोग उन्हें सेक्स गुरु बोलने लगे, लेकिन ओशो को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। उनका मानना था कि पुराने धर्म इंसान को दबा रहे हैं, गिल्ट दे रहे हैं। वो चाहते थे कि इंसान एंजॉय करे, हंसे, नाचे और फिर ध्यान करे। खुशी बढ़ती जानी चाहिए जीवन के साथ, आनंद बढ़ता जाना चाहिए। रोज रोज लगना चाहिए कि कल कुछ भी न था, आज जो है उसके सामने। हर दिन जब आए नया दिन तो वो और बड़ी खुशी। उनकी ये फिलॉसफी 70s के जमाने में एक धमाका थी। वेस्टर्न कंट्रीज के लोग जो क्रिश्चियनिटी और मटेरियलिज्म से बोर हो चुके थे, वो इंडिया आने लगे। पुणे में उनका आश्रम बन गया, मक्का ऑफ मेडिटेशन। लेकिन इंडिया की गवर्नमेंट और सोसाइटी को ये खुलापन पसंद नहीं आ रहा था। ओशो पर हमले होने लगे, टैक्स का इशू आने लगे, और तब ओशो ने लिया एक ऐसा फैसला जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। 1981 में अचानक खबर आई कि ओशो इंडिया छोड़कर अमेरिका चले गए। क्यों? हेल्थ रीजंस बताए गए, लेकिन असली रीजन था फ्रीडम। उन्होंने ओरिजिन स्टेट के सुनसान इलाके में 64,000 एकड़ की जमीन खरीदी। ये जगह एक बंजर रेगिस्तान थी जिसे द बिग मूडी रंच कहा जाता था। और ओशो के फॉलोअर्स, जिन्हें सन्यासीन्स कहा जाता था, उन्होंने दिन रात मेहनत करके इस बंजर जमीन को एक हाई टेक सिटी में बदल दिया। इस सिटी का नाम रखा गया रजनीशपुरम। वहाँ अपना पावर प्लांट था, अपना एयरपोर्ट, शॉपिंग मॉल्स और यहाँ तक कि अपनी पुलिस फोर्स भी। यह कोई आम आश्रम नहीं था, यह एक अलग देश जैसा था अमेरिका के अंदर। और यही बात वहाँ के लोकल्स को खटकने लगी। एंटेलोपे नाम का एक छोटा सा गांव था पास में, जहाँ सिर्फ 40 से 50 रिटायर्ड लोग रहते थे। अचानक वहाँ हजारों लाल कपड़े पहने हुए लोग आ गए, जो अजीब तरीके से नाचते थे और फ्री लव की बातें करते थे। कल्चर क्लैश होना ही था। अब आते हैं उस चीज पर जिसके लिए ओशो सबसे ज्यादा फेमस हुए, रोल्स रॉयस कार्स। इंडिया में हम संस को सिंपल समझते हैं, जो त्याग में विश्वास रखते हैं, लेकिन ओशो का लॉजिक उल्टा था। वो कहते थे जोरबा द बुद्धा, मतलब इंसान को बाहर से अमीर होना चाहिए जोरबा की तरह और अंदर से शांत बुद्धा की तरह। ओशो हर रोज एक नई रोल्स रॉयस कार में ड्राइव पर निकलते थे। उनके फॉलोअर्स उन्हें गिफ्ट देते थे। देखते ही देखते उनके पास 90 से ज्यादा रोल्स रॉयस हो गई। मैं रहता महल में, चलता रोल्स रॉयस में, और सच्चाई तुम मुझसे पूछो तो मैं तुमको बता देना चाहता। मैंने गरीब की भांत रह के भी देख लिया, अमीर की भांत रह के भी देख लिया। अब तुम मानो या न मानो, अमीर की भांत रहने में जो मजा है वो गरीब की भांत रहने में, अमीरी का मजा ही कुछ और। जब मीडिया ने पूछा कि एक फकीर को इतनी कार्स क्यों चाहिए, तो ओशो ने मुस्कुराते हुए कहा, ताकि मैं अमेरिका के लोगों की गरीबी का मजाक उड़ा सकूं। वो कहते थे कि अमेरिका के लोग अंदर से इतने गरीब है कि उन्हें सिर्फ बाहर की चमक दमक दिखती है। गरीबी पाप है। गरीब होना केवल एक बात का सबूत है कि तुम में प्रतिभा नहीं, और गरीबी तोड़ने का हर उपाय किया जाना चाहिए। लेकिन अगर तुम समझते हो कि गरीबी में कोई गौरव है, तो तुम कैसे तोड़ोगे? तुम तो चिपकाओगे उसे छाती से। तुम तो कहोगे कि मेरी गरीबी ना छीन ले। ये एक साइकोलॉजिकल गेम था। वो दिखाना चाहते थे कि स्पिरिचुअलिटी का मतलब गरीब रहना नहीं है, लेकिन बाहर की दुनिया के लिए ये सिर्फ एक रिच मैन्स कल्ट था।
और यह दिखावा उनके लिए मुसीबत बनने वाला था। ओशो ने मौन व्रत ले लिया था। वो किसी से बात नहीं करते थे, तो उनकी आवाज बनी उनकी सेक्रेटरी शीला। शीला सिर्फ एक सेक्रेटरी नहीं थी, वो रजनीशपुरम की क्वीन थी। वो एग्रेसिव थी, बोल्ड थी और किसी से डरती नहीं थी। जब टीवी इंटरव्यूज में उससे पूछा जाता था तो वो गालियां देकर जवाब देती थी। उसने साफ साफ कहा था, हम अपने गुरुज की तरह दूसरा गाल आगे नहीं करते। शीला का गोल था रजनीशपुरम को प्रोटेक्ट करना, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। जब पास के गांव में एंटरलोपी के लोगों ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो शीला ने वहां की प्रॉपर्टी खरीदनी शुरू कर दी। शीला ने इलेक्शन में अपने लोगों को खड़ा कर दिया ताकि वो पूरा टाउन उनके कंट्रोल में आ जाए। मामला कोर्ट तक पहुंच गया। ओरेजियन की गवर्नमेंट और शीला के बीच जंग शुरू हो चुकी थी। यह कहानी में एक बहुत डार्क टर्न आता है। 1984 में वास्को काउंटी में इलेक्शन होने वाले थे। शीला को डर था कि अगर वो इलेक्शन हार गए तो उनका शहर बंद कर दिया जाएगा। तो इलेक्शन जीतने के लिए उन्होंने एक खौफनाक प्लान बनाया। प्लान सिंपल और डेविलिश था। अगर वोटिंग वाले दिन लोकल लोग बीमार पड़ जाए तो वो वोट नहीं दे पाएंगे और रजनीशपुरम के लोग जीत जाएंगे। इस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए शीला की टीम ने सल्मोनेला बैक्टीरिया कल्चर किया। उन्होंने लोकल रेस्टोरेंट के सैलेड बार्स, साल्सा और पानी में ये बैक्टीरिया मिला दिया। नतीजा, 750 से ज्यादा लोग अचानक बीमार पड़ गए। लोगों को उल्टियां होने लगी, हॉस्पिटल भर गए। किसी को समझ नहीं आया कि ये हुआ क्या। ये अमेरिका की हिस्ट्री का सबसे बड़ा बायो टेरर अटैक था। उस वक्त किसी को सबूत नहीं मिला, लेकिन शक की सुई सीधा रजनीशपुरम पर थी। अमेरिकन गवर्नमेंट अब चुप नहीं बैठने वाली थी। आश्रम के अंदर पावर स्ट्रगल शुरू हो गया। ओशो जो सालों से चुप थे, अचानक बोलने लगे, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। मां आनंद, शीला और उनकी क्लोज टीम रातों रात रजनीशपुरम छोड़कर भाग गए। शीला के जाने के बाद ओशो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और दुनिया को हैरान कर दिया। उन्होंने खुलेआम कहा कि शीला और उसके गैंग ने क्राइम्स किए हैं। उन्होंने FBI को इनवाइट किया, आओ और इन्वेस्टिगेशन करो। जब FBI वहां पहुंची तो उन्हें वायर टेपिंग डिवाइसेस मिले, सीक्रेट लैब्स मिली और पॉइजनिंग के सबूत मिले। ओशो ने सारा इल्जाम शीला पर डाल दिया। लेकिन सवाल ये था, क्या ओशो को सच में कुछ नहीं पता था या ये उनका मास्टर प्लान था बचने का? गवर्नमेंट ने ओशो को भी नहीं छोड़ा। उन पर इमिग्रेशन फ्रॉड का केस लगाया गया। ओशो ने प्राइवेट जेट से भागने की कोशिश की, लेकिन उन्हें नॉर्थ कैरोलिना में फ्यूल भरवाते वक्त अरेस्ट कर लिया गया। द लिंगरिंग मिस्ट्री के अरेस्ट के बाद ओशो को अमेरिका से डिपोर्ट कर दिया गया। वो वापस पुणे आ गए। उन्होंने क्लेम किया कि अमेरिकन जेल में उन्हें थैलियम नाम का स्लो पॉइजन दिया जाता था, जिससे उनकी हेल्थ खराब हो गई और 1990 में उनकी डेथ हो गई। उनकी डेथ के साथ ही कई राज दफन हो गए। आज भी लोग डिवाइडेड हैं। कुछ लोग मानते हैं कि वो एक महान विजनरी थे जिन्हें सोसाइटी ने एक्सेप्ट नहीं किया। कुछ मानते हैं कि वो एक मैनिपुलेटिव कल्ट लीडर थे जिन्होंने लोगों का ब्रेन वॉश किया। लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी, ओशो जैसा कैरेक्टर हिस्ट्री में दोबारा नहीं आया। एक तरफ स्पिरिचुअलिटी, दूसरी तरफ रोल्स रॉयस, एक तरफ ध्यान, दूसरी तरफ मशीन गन। ये कॉम्बिनेशन ही उन्हें लव इज लविश का सबसे मिस्टीरियस सब्जेक्ट बनाता है। आपको क्या लगता है, क्या ओशो को शीला के क्राइम्स के बारे में पता था? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको ये मिस्टीरियस कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें। हम ऐसे ही हिस्ट्री डार्क हिडन चैप्टर्स आपके लिए लाते रहेंगे, बिल्कुल आसान भाषा में। सब्सक्राइब कीजिए मुझे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए मिस्ट्री के साथ। तब तक के लिए स्टे